गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार में जो हमारा प्रमुख राजनीतिक अवधारणा में शक्ति की अवधारणा के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें शक्ति के अर्थ और परिभाषाओं, शक्ति के प्रकार इत्यादि के बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। आज के इस क्लास में हम शक्ति के स्रोत यानी ये कहें कि सोर्सेज ऑफ पावर, एक राजनीतिक अवधारणा के रूप में शक्ति के कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं, उस पर आज हम यहां इस क्लास में अध्ययन करने वाले हैं। शक्ति के स्रोतों की अगर बात की जाए तो शक्ति के बहुत सारे स्रोत हैं। शक्ति का कोई एक स्रोत नहीं है, शक्ति के बहुत सारे स्रोत हैं और इन बहुत सारे स्रोतों को हम एक एक करके आज आपके सामने यहां अध्ययन करने वाले हैं। शक्ति के स्रोतों की अगर बात की जाए तो मूल रूप से शक्ति के स्रोतों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है शक्ति के आंतरिक स्रोत, एक है शक्ति के बाह्य स्रोत। अगर आंतरिक स्रोत की बात की जाए तो शक्ति का जो सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है वो है ज्ञान या नॉलेज। देखो, ज्ञान शक्ति का एक आंतरिक स्रोत है। ज्ञान किस प्रकार से शक्ति का स्रोत बनता है, इसके बारे में आज हम इस क्लास में देख लेते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान शक्ति का सबसे प्राथमिक स्रोत है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में शक्ति का कोई अर्थ ही नहीं रहता है। तो ज्ञान शक्ति का प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ज्ञान की मदद से व्यक्ति या समूह के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं। जिस प्रकार से एक पशु के लिए शक्ति का बहुत ज्यादा महत्व नहीं रह जाता ज्ञान के अभाव में, क्योंकि पशु में ज्ञान नहीं है। मनुष्य एक ये कहें कि ज्ञानशील प्राणी है, इसलिए उसकी शक्ति, वो शक्ति की को पहचान सकता है। तो ये कहा जाए कि ज्ञान की मदद से ही व्यक्ति या समूह के उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों का प्रबंधन कर सकता है। जब साधनों का प्रबंधन कब किया जा सकता है? जब हमें ज्ञान होगा। तो ज्ञान से ही क्या होता है? साधनों का प्रबंध करके निश्चित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकता है। इस संबंध में माइकल फूको के बारे में पहले की क्लासों में भी हम कुछ जिक्र कर चुके हैं। माइकल फूको ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण कथन कहा है, और फूको का जो कथन है वो है कि ज्ञान शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। फूको के अनुसार ज्ञान दो प्रकार का होता है। ज्ञान को भी माइकल फूको ने दो प्रकारों में, दो टाइप्स में बता दिया है। एक जो है वो है विषय विशेष का ज्ञान, या ये दूसरे शब्दों में कहें तो विषय विशेषज्ञ का ज्ञान, और दूसरा है प्रैक्टिकल नॉलेज यानी व्यवहारिक ज्ञान। देखो, विषय विशेष का ज्ञान अलग तरह का ज्ञान है। प्रैक्टिकल नॉलेज की अगर बात की जाए तो व्यवहारिक ज्ञान एक अलग प्रकार का ज्ञान है। अगर बात हम विषय विशेषज्ञ के ज्ञान की करें, यह विषय से संबंधित रहता है। किसी विशेष विषय में, जैसे पॉलिटिकल साइंस का विद्वान है तो उसको अपने विषय का, पॉलिटिकल साइंस का ज्ञान है, वो विषय विशेष का ज्ञान कहलाता है। फिजिक्स के लेक्चरर, फिजिक्स के जो भौतिक शास्त्री हैं तो उनका ज्ञान है वो अपने विषय का ज्ञान है। केमिस्ट्री के विशेषज्ञ का ज्ञान या रसायन शास्त्र के विषय, वो अपने विषय का, रसायन का उसको ज्ञान है। तो इस प्रकार से एक तो ज्ञान वो हो गया जो विषय विशेषज्ञ से संबंधित, किसी विषय से संबंधित होता है, तथा इसका प्रभाव एक प्रकार से सीमित होता है, क्योंकि वो एक सीमित, एक लिमिटेड फील्ड है, उसमें ही वो प्रभावी रह सकता है। तो ये विषय विशेषज्ञ का ज्ञान है वो एक लिमिटेड क्षेत्र तक ही होता है। और बात अगर प्रैक्टिकल नॉलेज महत्वपूर्ण है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, जिसको हमने व्यवहारिक ज्ञान कहा, इसे माइकल फूको ने अपने शब्दों में इसे जोड़ तोड़ का ज्ञान कहा है। जोड़ तोड़ यानी एडजस्ट करके जो ज्ञान, जोड़ तोड़ करके जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तथा फूको यहां यह भी कहते हैं कि इसी ज्ञान से शक्ति उत्पन्न होती है। विषय विशेषज्ञ का ज्ञान है वो शक्ति का सोर्स मोटे रूप में नहीं माना जा सकता। वास्तव में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो व्यवहारिक ज्ञान है, जिसको फूको ने जोड़ तोड़ का ज्ञान कहा है, वो ही ज्ञान क्या है? शक्ति का स्रोत है। क्षेत्रीय राजनीति में इसका सर्वाधिक प्रभाव देखा जा सकता है। विभिन्न प्रकार के पॉलिटिकल जो मुद्दे हैं उनको अगर हम डीपली अगर उनका अध्ययन करें तो वहां हम देखते हैं कि जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो जोड़ तोड़ वाला ज्ञान है,
वो शक्ति का एक प्रमुख स्रोत बन जाता है, उससे शक्ति को अर्जन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि ज्ञान किस प्रकार से शक्ति का स्रोत है, और ज्ञान के प्रकार जो कि माइकल फूको ने हमें बताया, तो उसके अनुसार, और विशेष रूप से यहाँ व्यवहारिक ज्ञान की बात आ गई। तो ये ज्ञान शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है। शक्ति का जो दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है वो है प्राप्तियां एवं उपलब्धियां। देखिए, जिस प्रकार से ज्ञान शक्ति का आंतरिक स्रोत है, ठीक उसी प्रकार से प्राप्तियां और उपलब्धियां क्या है, शक्ति की बाह्य स्रोत है। और शक्ति के बाह्य स्रोतों की अगर बात की जाए कि यहां प्राप्तियां व उपलब्धियों का तात्पर्य संपत्ति और आर्थिक प्राप्तियों से है, यानी विभिन्न प्रकार की संपत्ति की प्राप्ति और विभिन्न प्रकार की अन्य आर्थिक प्राप्तियां, जिसके अंदर पदों की प्राप्तियां भी शामिल है। यानी इसके अंदर हो गया कि इसमें प्राप्तियों और उपलब्धियों में क्या होगा, संपत्ति प्लस अन्य आर्थिक प्राप्तियां हैं, इसी में पदों की प्राप्तियां भी सम्मिलित है। यहां यह उल्लेखनीय है कि किसी भी राज्य व्यवस्था में अपने संबंधित क्षेत्र जो कि में जो भौतिक सफलताएं मिलती हैं वे उसकी प्राप्तियां और उपलब्धियां होती हैं। भौतिक प्राप्तियां उपलब्धियों के माध्यम से व्यक्ति, समूह या राज्य अपने आचरण को पर्याप्त मात्रा में प्रभावित करने में समर्थ होते हैं। यानी दूसरे के व्यवहार को इन अपनी प्राप्तियों और उपलब्धियों के माध्यम से व्यक्ति या व्यक्ति समूह अपनी उपलब्धियों के माध्यम से, अपनी प्राप्तियों के माध्यम से क्या कर सकता है, दूसरों के व्यवहार को परिवर्तित कर सकता है, अपने हित में उस व्यवहार को बदल सकता है। तो इस रूप में प्राप्तियां और उपलब्धियां भी ज्ञान का एक बड़ा स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा जो ज्ञान का स्रोत है वो है संगठन और आकार। देखिए, संगठन और आकार भी ज्ञान के वो स्रोत हैं जो किसी भी संस्था, किसी भी संगठन के संदर्भ में शक्ति के स्रोत बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक संस्था है, उसका उस संस्था का जो संगठन है, संस्था में जो संगठन है वो संगठन शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। और किसी भी संस्था के संदर्भ में अगर बात की जाए कि कोई संगठन कितना मजबूत है, संगठन की जो सुदृढ़ता कैसी है, संगठन जितना ज्यादा सुदृढ़ होगा वो संस्था उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। तो इस रूप में संगठन भी शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। संगठन शक्ति के स्रोत के रूप में देखा जाता है। उसकी वह संगठन ज्यादा शक्तिशाली होता है जिसका संगठन है वो सुदृढ़ होता है, उसकी शक्ति का स्रोत स्वयं उसका सुदृढ़ संगठन होता है। इसी प्रकार जैसे अगर बात करें विभिन्न प्रकार के जो संगठन, व्यावसायिक संगठन है, मजदूर संघ है, किसान संघ है, व्यापारी संघ है, आदि भी संस्थाएं हैं जिनमें शक्ति के स्रोत में उनके संगठन ही हैं। क्योंकि संगठन, अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हम हाल फिलहाल की बात करें तो संघ सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि बिल लाए गए उनके विरुद्ध में किसान संगठन उनके विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं। अब किसान संगठन की अगर बात की जाए तो संगठन की सुदृढ़ता है, इसलिए सारे किसान मिलकर बिल का विरोध कर रहे हैं। वो उनका संगठन है, उसको दर्शाता है संगठन। और इवन संगठन के साथ साथ उनका आकार भी, यानी संख्या कितनी होगी। जैसे बड़ी संख्या में ये कहा गया कि 5 लाख किसान या 2 लाख किसान क्या कर रहे हैं, कृषि बिलों का विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसका संगठन का आकार है वो ज्यादा बड़ा है। इसलिए ये संगठन, चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे वो मजदूर संगठन हो, चाहे वो अन्य व्यावसायिक संगठन हो, उनका अगर संगठन सुदृढ़ होगा, उन संगठन का आकार बड़ा होगा तो वो संगठन उतने ही शक्तिशाली हो जाते हैं। इसी प्रकार अगर बात की जाए किसी भी संस्था के आकार की, तो आकार भी उसके शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। यह माना जाता है कि जिस संस्था का आकार जितना बड़ा होगा वह संस्था उतनी ही अधिक शक्तिशाली होगी। इस बात में कोई किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए कि संगठन का आकार जितना बड़ा है, बड़ा संगठन है तो शक्ति बड़ी होगी या वो ज्यादा शक्तिशाली होगा। लेकिन कई बार ये बात सत्य साबित नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, कई बार क्या होता है कि संगठन का आकार इतना बड़ा हो जाता है कि संगठन बहुत ढीला ढाला हो जाता है और ऐसी स्थिति में उस संगठन की शक्ति है वो क्षीण भी हो जाती है, कमजोर भी हो जाती है। तो अनेक बार संस्थाओं का आकार इतना बड़ा होता है कि उनके संगठन में शिथिलता आ जाती है और यही शिथिलता उस संगठन की शक्ति को कम कर देती है। अतः यह अधिक शक्तिशाली नहीं रह जाता है। यह भी देखने में आता है कि संस्था जितनी छोटी होगी तब उसका संगठन उतना ही सुदृढ़ होता है।
तथा वह संस्था अधिक शक्तिशाली होती है। वस्तुतः किसी संस्था की शक्ति का स्रोत उसका संगठन और उसका आकार दोनों ही होते हैं। संस्था के संगठन और आकार का अनुकूल संबंध संस्था की शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, उसमें वृद्धि कर देता है, उसमें महत्वपूर्ण रूप से उसमें इजाफा कर देता है। तो संगठन और आकार है वो भी शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाने जाते हैं। उसके बाद में संगठन का जो अगला स्रोत है वो है सत्ता, अथॉरिटी। देखिए, सत्ता भी संगठन की शक्ति का प्रमुख स्रोत है। कोई जिस व्यक्ति या व्यक्ति समूह के पास सत्ता होगी वह उतना ही क्या होगा, शक्तिशाली होगा। अन्य व्यक्तियों से कम योग्य व्यक्ति भी सत्ता प्राप्त कर व्यवहार में शक्तिशाली बन जाते हैं। प्रैक्टिकल में कोई व्यक्ति या कोई संस्था है वो कमजोर है, लेकिन वो सत्ता पर अगर काबिज हो जाती है तो धीरे धीरे क्या होती है कि वो जो कमजोर संस्था या कमजोर समूह भी क्या होता है, सत्ता प्राप्त करने के पश्चात ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। राजनीति में दो पर्याप्त योग्य एवं शक्तिशाली व्यक्तियों की प्रतिबद्धता के कारण कभी कभी उनसे कम योग्यशील व कम शक्तिशाली व्यक्ति को भी सत्तारूढ़ कर दिया जाता है, जो बाद में क्रमशः शक्तिशाली बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व में प्रतिद्वंदिता कम शक्तिशाली है। इंदिरा गांधी को पीएम बनने का अवसर मिल गया, बाद में वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई। यानी जब शास्त्री जी की मृत्यु के पश्चात कांग्रेस के अंदर जो बड़े लीडर थे उनमें आपस में क्या हुआ, उनमें आपस में संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष में यद्यपि इंदिरा गांधी क्योंकि इतनी ज्यादा एक परिपक्व राजनेता नहीं थी, लेकिन संयोग से क्या हुआ, इंदिरा गांधी को पीएम की कुर्सी प्राप्त हो गई या वो देश के प्रधानमंत्री बन गई। और धीरे धीरे वो क्या हुई, जो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के जो लोग थे जो बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, उनके तुलना में इंदिरा गांधी ज्यादा मजबूत हो गई। तो ये एक प्रकार से सत्ता भी संगठन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कई बार सत्ता प्राप्त करने के पश्चात कमजोर व्यक्ति और कमजोर समूह भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं। तो इस रूप में सत्ता है वो शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत मानी जाती है। उसके बाद में आता है नेक्स्ट है परिस्थितियां। देखिए, परिस्थितियां भी ज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्योंकि कई बार ये होता है कि परिस्थितियां किसी व्यक्ति या संगठन को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। और कई बार ये होता है कि परिस्थितियां ऐसी हों, प्रतिकूल हो जाएं, तो कोई भी संगठन चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, धीरे धीरे वो धराशायी हो जाता है। तो इस प्रकार से परिस्थितियां हैं वो शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अनुकूल परिस्थितियां व्यक्ति या संस्था को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देती हैं, जबकि अगर परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाएं तो वो संस्था को छीन भी कर देती हैं, संस्था को कमजोर भी बना देती हैं। परिस्थितियों के चलते ही चीन में माओ और कम्युनिस्ट पार्टी को शक्ति प्राप्त हुई। देखो 1949 में हमने चीन के अंदर माओ के नेतृत्व में वहां साम्यवादी सरकार का गठन हुआ। वो माओ एक प्रकार से क्या थे, परिस्थितियों की उपज थे। चीनी जो राष्ट्रवादी सरकार थी वो ज्यादा शक्तिशाली नहीं थी, और परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए माओ ने क्या किया, वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार स्थापित कर दी। और धीरे धीरे उन परिस्थितियां ऐसी बनती चली गई कि माओ और चीन है वो धीरे धीरे एक शक्तिशाली राष्ट्र बन गया, या कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता वो ज्यादा मजबूत हो गई। तो ये इस प्रकार से परिस्थितियों ने क्या किया, माओ को एक बड़ा शक्तिशाली लीडर बना दिया। इसी प्रकार से सोवियत संघ की अगर बात करें कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध चल रहा था, उस शीत युद्ध की परिस्थितियों ने धीरे धीरे सोवियत संघ को कमजोर कर दिया, क्योंकि सोवियत अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग सैन्य आपूर्ति, सैन्य जरूरतों को पूरा करने में लगा दिया। और इसलिए सोवियत की परिस्थितियां ऐसी बनी कि वहां अर्थव्यवस्था है वो चरमरा गई। और उसका रिजल्ट, परिस्थितियों का रिजल्ट क्या निकला कि सोवियत संघ का अंत में विघटन हो गया। जो सोवियत संघ दुनिया में एक महाशक्ति या ये कहें कि सुपर पावर था, धीरे धीरे उसकी शक्तियां क्षीण हो गई और सोवियत संघ विघटित होकर 13 राज्यों में विखंडित हो गया। जो रूसी संघ उसका प्रतिनिधि राज्य बना, अब वो उतनी बड़ी महाशक्ति नहीं बचा। तो इस प्रकार से परिस्थितियां भी शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत होती हैं। और नेक्स्ट अगला जो बिंदु है वो है विश्वास, विचार और कार्य हैं वो भी शक्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। प्रत्येक समय में अपने विश्वास एवं विचार होते हैं। प्रत्येक जो समाज है, प्रत्येक समूह है, प्रत्येक व्यक्ति है, उसका अपना
विश्वास और विचार होते हैं। जो व्यक्ति या संस्था इन विश्वासों और विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने मूर्त रूप देने का प्रयत्न करते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप शक्तिशाली हो जाते हैं। विश्वास और उनको कार्य में परिणित करने की जो क्षमता है वो किसी संगठन को बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना देती है। तो इस प्रकार से शक्ति के विभिन्न स्रोतों के बारे में आज के इस वीडियो में हमने शक्ति के विभिन्न स्रोतों को समझने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास में हम एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। धन्यवाद।